ठिकाणी उपस्थित विजय घुगे, त्याचप्रमाणे या मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान्य अतिथिगण, हिंदी बोलू कि मराठी? हिंदी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में, जिसे हम जैविक खेती बोलते हैं, ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, या मैं ये कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से समाज को मुक्ति देने का काम आप जो कर रहे हैं, ऐसे सभी विशेष रूप से इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले सभी अतिथिगण और किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिनको पुरस्कार मिला है और जो लोग ऐसे कामों में भाग लेते हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो चैलेंज हमारे सामने है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को अगर ठीक से समझेंगे तो भविष्य में सफलता हासिल होगी। और इसलिए आने वाले समय में जो सफलता हमें हासिल करनी है, उद्देश्य जो है कि हमारे देश को केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से मुक्ति दिलानी है। और ये अगर काम करना है तो ये वैसे कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए हमें भी अपनी विज़न को बहुत ठीक तरीके से काम करना होगा। और मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूँ कि हम डोनेट, आंखें दान कर दे सकते हैं, पर हम दृष्टि दान नहीं दे सकते। तो अप्रोप्रिएट विजन एंड अप्रोप्रिएट विजन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर एम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसलिए मैं तो इतना तज्ञ नहीं हूँ कि मैं सब बातें अधिकार से बात कर सकता हूँ। कुछ प्रयोग करते रहता हूँ और विशेष रूप से जो लोग अच्छा प्रयोग करते हैं उनको मैं प्रोत्साहन देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो है आज जो आए हैं, वो आपके प्रयासों से निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। तो हम सब लोग मन में एक बात रखें कि मैं बोल रहा हूँ यही सच है और मैं बोल रहा हूँ यही सही मार्ग है। ऐसा हमारे में से कुछ लोगों का आग्रह होता है और उसमें कुछ निश्चित रूप से उनका अध्ययन, चिंतन और सक्सेस भी वैसे ही होता है। पर मैं ये मानने वाला में से हूँ कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, क्योंकि नॉलेज ये पावर है। और दो चीज़ों का मैं अपने इसमें लगातार सबके सामने जिक्र करते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो आप सबके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो अनुभव है, जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, दैट इज़ ए पावर एंड दैट इज़ ए नॉलेज पावर। और ये नॉलेज जो है ये हर समय बदलते रहता है। जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। जैसे आज यहाँ किसान मिल रहे, मैं देख रहा हूँ धोती वाले कितने हैं, ये लुंगी वाले हैं। अगर यही कार्यक्रम आज से अगर 40 साल पहले होता तो यहाँ मेजॉरिटी धोती पहने हुए लोगों की होती। तो ये क्या है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और इसलिए हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हमारे उद्दिष्टों को साध्य करना है। तो पहले कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ अगर करना है तो कैसे करें, और वो आपकी जैविक खेती एक नॉलेज एज ए पावर है। तो इसमें कोई तांत्रिक, अभी डॉक्टर राजपूत साहब का इंस्टीट्यूट है, आप भी काम कर रहे हैं, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये जो सब रिसर्च हो रहा है इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक है प्रूवन टेक्नोलॉजी। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, जर्मनी में जाओ, कोई भी काम करो, प्रूवन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी प्रूवन चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो 101% प्रूवन चाहिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी। दूसरी बात, इकोनॉमिक वायबिलिटी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितनी है और प्रोडक्ट बेचकर मिलने वाला प्रॉफिट कितना है, इसके बीच में जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी। हम बहुत आइडियल है। अभी ये गोबर से पेंट बनाने का मैंने आग्रह किया, इसका बहुत सुंदर पेंट है, अष्टलाभ है इसमें, पर ये अभी ये अच्छा चला रहा यूनिट। सर दिल्ली में पार्लियामेंट में आपको पहले भी छत्तीसगढ़ से पहुंचा है सर। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ये मैं ये जो चाहता हूँ ऐसा है कि हमारे गोबर का पेंट लेने के लिए हम लोगों के पास नहीं जाए, लोग हमारे पास आए। अभी ये 100-150 यूनिट शुरू हो गए हैं। ये पेंट मैंने अपने घर पे लगाया और जितनी कंपनियां मार्केट में हैं उनसे अच्छा ये डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट, ये हमारा गोबर से बना हुआ पेंट है। अब ये धीरे धीरे एक आदमी यूज़ करेगा। अब मेरे ऑफिस में मैंने यूज़ किया, तो अब मैं मेरे बिल्डिंग पे यूज़ कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये 21वीं सदी के बिजनेस के सबसे बड़े ऑर्नामेंट्स हैं। तो अब ये पॉपुलर होने वाला है और निश्चित क्योंकि आधे प्राइस में है और क्वालिटी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो पहली बात, 5 रुपये किलो गोबर को अगर भाव दिया तो भी इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसका मतलब एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और मार्केट कॉस्ट और एक्सपेंडर कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट वाली मार्जिन को बढ़ाना, तो लोग इसको करेंगे और करना चाहिए। आप बहुत आइडियलिस्टिक हो और ऐसा है कि कपास आपने बहुत सुंदर निकाला, पर कपास से सूत लेकर वो जो कपड़ा तैयार होगा तो उसको वैल्यू मिलने के बाद प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। आज बहुत अच्छी घटना हुई। एक 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन जी के घर पर मैं गया था मुंबई, और आज एक्चुअली मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर तो माझा फ़ोन है, बहुतेक त्या गाड़ी थे। तो अमिताभ बच्चन जी को मैंने अपनी विभा गुप्ता करके वर्धा में होती है, तो उन्होंने ऑर्गेनिक कॉटन, उससे सोलर से जीनिंग प्रेसिंग करके उसका सूत निकालकर उसकी साड़ियाँ बनाई। तो मैं जब पिछले बार उनके पास 2-3 महीने पहले गया था, तो मैंने ऐश्वर्या राय और जया बहादुरी जी के सामने कहा था कि मैं वो ऑर्गेनिक कॉटन की साड़ी आपको भेजूँगा। तो उसकी कोसा सिल्क की भी साड़ी थी। तो आज मैंने उनके दोनों के लिए 3-3 साड़ियाँ भेजी थी। तो परसों अविनाश खुशे और कौस्तुभ करके मेरे हैं, हम लोग रोड सेफ्टी में अमिताभ जी काम कर रहे हैं, उनको कुछ बताने के लिए उनके घर उनकी मीटिंग थी। तो मुझे एक बार उन्होंने कार्यक्रम में पूछा कि आप तक अभी तक नितिन जी आपने कहा पर वो गिफ्ट नहीं आई। तो मैं बोला मैं भेजने वाला हूँ। तो आज ही उनको मुझे गिफ्ट भेजी और आज उनका मुझे SMS आया, और वो जो SMS आया है अमिताभ बच्चन, नितिन जी अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अद्भुत उपहार आपने मुझे भेजे हैं, अनेक अनेक धन्यवाद। पत्र लिख रहा हूँ अलग से, अमिताभ बच्चन। तो मैं आने के पहले मुझे उनका, अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे बनाई हुई वर्धा की चीज़ उनके पास गई और उनको पसंद आई। तो
वो साड़ी भी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत लोगों को दी। तो पहली बात तो ऐसी है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ क्वालिटी, डिज़ाइनिंग एंड पैकेजिंग, 3 बातें भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपका कपड़ा अच्छा है और डिज़ाइन ख़राब है तो फ़ायदा नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सब मुझे ही समझता है, ये एक बहुत बीमारी है। जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं उनकी एक फिलॉसफी होती है कि आई नो एवरीथिंग। तो जो कपड़ा तैयार कर सकता है वो डिज़ाइन नहीं कर सकता, और डिज़ाइन कर सकता है वो कपड़ा नहीं तैयार कर सकता। और वो बोलता नहीं, मेरे को मालूम है, मारो टप्पा। तो डिज़ाइनिंग में भी खासियत होती है। मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने 3-4 महिलाओं को सिलेक्ट किया था। उसमें एक महिला थी बीना रमानी, उनकी उम्र 80 साल की है। एक बिना टोन करके, ये बिना का गीतमाला होती, वो लंदन में उनके पिताजी उसके मालिक थे। और शम्मी कपूर करके एक फिल्म एक्टर था, उनका नाम सुना होगा, उनकी वो प्रेमिका थी। तो बाद में वो अमेरिका में थी और वो फैशन डिज़ाइन में काम करती। दूसरी थी दिलशाद, वो जो फिरोज खान, संजय खान, अकबर खान जो उनकी बहन थी, वो कश्मीर के नवाब की थी, उनकी उम्र 74 साल की। और तीसरी एक रितु बेरी थी। तो मैंने सबको बुलाया और कहा कि खादी पे क्या डिज़ाइन करने से मार्केट मिल सकता है। तो उन्होंने नए स्टाइल में वो उसका डिज़ाइन बना के दिया। तो पहली बात तो ऐसी है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए क्वालिटी, डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग, 3 बातों की आवश्यकता है। तो 3 बातें होगी, प्रूवन टेक्नोलॉजी, बाद में इकोनॉमिक वायबिलिटी, और उसके बाद इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ, प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी के लिए ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं, और चारों चीज़ें हो गई तब यशस्वी हो गई। अच्छी क्वालिटी है और मार्केटेबिलिटी ख़राब है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें हमारी फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी को बेचना है, और इसलिए हम ये चारों निकषों पर सही है कि नहीं है ये देख लो एक बार। हम ये कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कैसे कम करें, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, फिनिश प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसमें खूब प्रॉब्लम्स हैं। मार्केट खड़े करने पड़ेंगे, हमारे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे लगेगा। फिर 10 आदमी ईमानदारी से काम करेंगे, एक आदमी उसमें कुछ झूठा डाल देगा, पूरी इंस्टीट्यूशन बदनाम हो जाएगी। तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये चारों बातों के आधार पर अपनी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करके हम लोग धीरे धीरे मार्केट में पेशेंस के साथ अगर क्रेडिबिलिटी तैयार करेंगे तो होगा। शॉर्टकट मारेंगे तो शॉर्टकट, कट यूज शॉर्ट। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक का ठप्पा मार के बेच देते हैं, बदनाम हो जाते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और इसमें 2 बातें और कहूँगा कि सीड एंड फर्टिलाइज़र, इसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। ऑर्गेनिक में भी काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, अभी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मैं वहाँ दुकानें देखा, वहाँ काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं। पर रिसर्च कैसा चाहिए? नीड बेस्ड रिसर्च चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूट में अगर बोइंग का विमान कैसा हो इसका रिसर्च, तो हमको क्या फ़ायदा है नागपुर में? ये इम्पॉर्टेंट है, चंद्र पर किसको जाना है और क्या होना। हमको हमारे एरिया के डेवलपमेंट का रिसर्च हमारे काम का है। तो नीड बेस्ड रिसर्च एंड रीजन बेस्ड रिसर्च। जहाँ चावल होता है वहाँ चावल पे रिसर्च करने में मज़ा है। चावल में एक बूंद कभी कपास का नहीं, वहाँ कपास के ऊपर रिसर्च कर रहे, फ़ायदा क्या है? तो कभी ना कभी एक देखो कि एक दूसरी बात है। तीसरी बात, वेस्ट निकलता है गेहूँ में। और मैं ये, मेरा एक ओपिनियन बना है, शायद मेरा गलत हो सकता है, कि गेहूँ चावल लगाकर कोई देश में किसान का भला हो सकता है, पर जैसा होना चाहिए जो अपेक्षा करते वैसा नहीं हो सकता। तो मैंने अपने कंसेप्ट को बदला है कि किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाओ। तो अभी हमारा 17 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, और मेरी कोशिश है कि इसमें से कम 5 लाख करोड़ बचे और वो किसानों के जेब में जाए। तो अभी हम लोग बायो इथेनॉल बना रहे हैं। तो अभी टोयोटो की गाड़ियाँ आ रही मार्केट में,
फ्लेक्स इंजन पर है। फ्लेक्स इंजन का मतलब 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 60 रुपये, पेट्रोल का 120 रुपये। तो वो अब इथेनॉल डालेंगे और 40 रुपये की वो बिजली तैयार करेगी। कैमरी नाम की उनकी मॉडल है, उसका मैंने अभी मेरे घर पर है वो। तो वो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा अगर उसका कॉस्ट निकाली, तो वो एकदम पॉपुलर हो जाएगा। तो हमारे देश में फ्लेक्स इंजन की स्कूटर बजाज की आई है, टीवीएस की स्कूटर मोटरसाइकिल, बजाज की स्कूटर और हीरो की, तीनों की आई है। और अब इथेनॉल के पंप खोलना है। अभी हम 10% पेट्रोल में डाल रहे हैं, तो 450 करोड़ लीटर ही होता है। जब 20% डालने का निर्णय किया तो हमको 1000 करोड़ लीटर चाहिए। तो हम शुगर के जूस से इथेनॉल, शुगर हमारे पास सरप्लस है। हमारे देश में 280 लाख टन, वो शरद जोशी जी कहते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी का स्टडी करके तय करो क्रॉप क्या लगाना है। हमारे यहाँ गांव में ऐसा, एक ने 5 नंबर की हाइब्रिड लगाई, पूरा गांव 5 नंबर लगा। एक ने H4 लगाया, पूरा गांव H4 लगा। एक ने H6 लगाया, पूरा गांव वही लगाता है। एक वेराइटी है, सब वो बिन्नी बिन्नी कर वही लगा देते। तो उन्होंने कहा ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई में क्या रेशियो है वो देखो। अब हमारे देश में आज किसकी ज़रूरत है? तो आज हमारे देश में शुगर सरप्लस है। हमारे देश में 280 लाख टन शुगर की ज़रूरत है और इस साल हमारा प्रोडक्शन 360 लाख टन हुआ है, यानी 80 लाख टन ज़्यादा सरप्लस। और पिछले साल का 60 लाख टन, यानी 80 और 60 140 लाख टन सरप्लस। अब शुगर कोई लेवा ही नहीं, और लेवा तो एमएसपी से नीचे प्राइस। मक्के की प्राइस एमएसपी से नीचे, चावल की प्राइस एमएसपी से नीचे, गेहूं की प्राइस एमएसपी के नीचे। बीच में हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार ने अनाज दिया, नहीं तो अनाज चावल रखने के लिए जगह नहीं थी। और जो खाद्य तेल है उसमें हमारा 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। सोयाबीन, सूर्यफूल, फली, सरसों, अभी सरसों का इस साल एकरेज बढ़ा है। तो तेल में हमारी ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब हमको ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन करने वाला किसान चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो क्रॉप पैटर्न बदल कर हम कराएंगे तो उसमें से हम वैल्यू एडिशन किस में कर सकते हैं। आगे फ्रूट वेजिटेबल्स में है, तो हम जैसे अभी संतरे से ये नोगा ने एक मुरब्बा बनाया, उसमें साल यूज़ किया है। तो एक वॉलमार्ट करके वर्ल्ड की बड़ी कंपनी, उसका डायरेक्टर मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको वो संतरे का मुरब्बा दिया। तो टेस्ट करते करते उनने पूरी बाटली खा ली, इतना उनको पसंद है। बहुत अच्छा है वो, पर वो मार्केट नहीं कर पाते। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि हमें, जैसे बोलते हैं ना, कॉटन, कॉटन से कपास, कपास से सूत, सूत से कपड़ा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे विदर्भ में कपड़े की फैक्ट्री खुल जाए और पूरा माल जाए बांग्लादेश। अब जो किसान हंस रहे विदर्भ के, इसका कारण है बांग्लादेश में लोग हमको कपास खरीद रहे हैं। जिस दिन वो खरीदना कम करेंगे उस दिन अपने भाव 3-4 हज़ार एकदम ऊपर आ जाएंगे। तो मैंने वर्धा में समुद्र लाया, ड्राई पोर्ट, और पूरा अभी एक नई ये खोली है कि यहाँ से जहाज़ से जाएगा कंटेनर हल्दिया, और हल्दिया में बार्ज में लाकर नदी के द्वारा जाएगा बांग्लादेश। 3 पोर्ट चुने हैं और वहाँ बांग्लादेश से बात करके वो सब जमा, अभी 2-4-8 दिन में कंटेनर चालू हो जाएंगे। तो हमारे जो हिंगन घाट में हम जाम में पलटते हैं ना, वो मोहता की मिल है, वो 300 कंटेनर ग्रे क्लॉथ बांग्लादेश भेजते हैं। हमारा सूत, हमारा जीनिंग प्रेसिंग किया हुआ कपास जाता है, और अभी जो जाता है कपास वो यहाँ से JNPT जाता है, JNPT से कोलंबो जाता है श्रीलंका, और कोलंबो को चक्कर मार के जाता है ढाका, चितगांव पोर्ट। अब उसमें 5 लाख कंटेनर का खर्चा, इसमें 1.5 लाख का है। तो गुजरात की कपास की तुलना में हमारी वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पूरा कपास विदर्भ से खरीदी होगा तो यहाँ भाव मिलेगा, तो वो चेन हो गई। तो अभी धीरे धीरे कपास भेजने के बजाय सूत भेजें, सूत भेजने के बजाय कपड़ा भेजें, और कपड़ा भेजने के बजाय बांग्लादेश का पूरा वर्ल्ड नंबर 1 पर है रेडीमेड गारमेंट में। तो हमारे देश का रेडीमेड गारमेंट नंबर 1 पर क्यों नहीं जाता?
तो बिग बाज़ार वाला मेरे पास आया, कहा कि मैं बांग्लादेश में मैंने 25,000 लोगों को काम दिया। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, वहाँ क्यों दिया, यहाँ क्यों नहीं खोलते हो? बोले यार कॉस्ट नहीं पूरा। क्या हमारे यहाँ सिलाई मशीन नहीं है, सीखने वाले लोग नहीं है? जो लोग वो कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें हमारे किसान के उत्पादन से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक मार्केटिंग करेंगे तो वैल्यू एडिशन होगा। ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने जैसे ये शुगर में ये गुड़ बना रहे हैं और इसका रेट कितना है अभी? 140 रुपये, और हम शक्कर बेच रहे 33 रुपये किलो। तो ये इनको 140 दे रहे में इसका कॉस्टिंग इनका 40 रुपये के अंदर है। पर नहीं, अच्छा बात है, कमाना चाहिए, पर ये ऑर्गेनिक है, इसको लेने वाला एक क्लास है, इसकी मेहनत है। तो आज इसमें ये अगर गन्ना बेचने के बजाय अगर इसका गुड़ का मार्केट होगा तो 10 जगह पर स्टोर में जाएगा, इसका ब्रांड हो जाएगा, तो ये गन्ने वाले को 5,000 रुपये टन भाव दे सकते हैं। इसलिए वैल्यू एडिशन हमारे प्रोडक्ट का कैसा हो ये सोचो। दूसरा, वैल्यू एडिशन इतनी भी कीमत मत रखो कि गिरा के नहीं तुम्हारे पास आए। 4,000 रुपये किलो का घी और कोई लेता ही नहीं, दूध हमारा 200 रुपये लीटर है। तो धीरे धीरे ये भी देखो कि मार्केट और आपके बीच में कौन सा रेट है, तो ये ठीक से चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग माधव का सत्कार हुआ, माधव और हम लोग मिलकर हम लोग पानी में काम करते हैं और कुछ क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप में से जो लोग जल संवर्धन में काम करते हैं, एक किताब है, अभी मैंने अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बनाए। अभी देशमुख साहब वहीं के हैं, तो वो ये बोरगांव में तालाब बनाए, तो उसके आजू बाजू के जितने खेड़े थे 30-40 खेड़ों में वाटर लेवल बढ़ गई और वहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ वो नींबू के बगीचे आ गए और किसान पैसे कमाने लगे, पानी आ गया। तो पानी, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, तो हमारा जो है दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमने बहुत प्रोजेक्ट किए, अभी वर्धा में किए, इधर उधर किए। वैसे मैं विद्वान ने, मुझे अभी 3 डिलीट मिली है और 2 उसमें से एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। तो मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, पर यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें मेरा आपसे सुझाव है कि एक तो पानी, खेती के लिए 4 चीज़ें पानी चाहिए। अब पानी अगर 24 घंटे होगा, 5 हाउस पावर की 7 हाउस पावर की मोटर चलेगी तो प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, बिजली चाहिए। अब मेरी पत्नी बोलती है हमारे यहाँ इतना बिजली का प्रॉब्लम है। मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा सरकार में, पर वो बोले कांदे के रेत थे वो भी सूख गए, ये भी सूख गए। तो मैंने कल भारत सरकार की एक योजना में 3 सोलर पंप 7.5 3 पंप लिए, तो बहुत सस्ते में मिले। वो योजना चालू है, तो कल ही मैंने अपने 7-12 देके, वो सबको मिलता है। तो आप सोलर पंप कर लीजिए, ताकि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी एश्योर्ड मिल जाएगा। क्योंकि अब ये बिजली वाला पानी इतना घाटा है, सरकार को 6,000 करोड़ घाटा होता है साल का किसानों को बिजली देने से। तो वो बोलते हैं कि मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस, लफड़े में कोड़ा बंद कर दो। तो ये प्रॉब्लम उनका भी जुनून है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि सोलर पंप खरीद लो। बाद में आपके गांव में जितने नदी नाले, उनका खोलीकरण, रुंदीकरण करो, पानी को रोको और ज़मीन में पानी पीने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। अभी हमने तालाब बनाए, पुराने तालाब खोलीकरण किए। बुल्ढाना ज़िले में, बुल्ढाना से अजंता रोड है, पूरा ब्लैक रॉक है, और वहाँ पूरा हमने NHI के रोड से पूरे वहाँ रुंदीकरण किया। इतना पानी आया, अभी किसान इतने खुश हुए कि वहाँ से 15,000 ये जो धनगर कम्युनिटी के लोग वहाँ से चले जाते, माइग्रेशन होता था, निकल जाते थे, अब रुक गया क्योंकि गांव की आर्थिक स्थिति बदल गई। तो मेरा आपसे सुझाव है पानी और बिजली। फिर है सीड में आप ही लोग बहुत काम कर रहे हैं, पर सीड में बहुत फ़र्क है। विदेशों में आज जो है, हमारे देश में कोई भी बड़े आदमी के शादी में मुंबई और दिल्ली जाओ तो फल जो मिलते हैं वो फॉरेन के मिलते हैं।
अभी हमारे नासिक में सह्याद्री फार्म है, उन्होंने स्पेन से जाति लाई। अब रिसर्च हमारे लोग भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में जो चाहिए वो क्वालिटी का हमारा फ्रूट होना चाहिए, उस क्वालिटी की सब्जी होनी चाहिए, तो मार्केट मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें नर्सरी है, टिश्यू कल्चर है, सीड में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो आप लोगों को सबका मार्गदर्शन मिलेगा। और फिर प्रोसेसिंग है। अभी हमारे यहाँ से मैं प्रयास करता हूँ 20 कंटेनर सब्जी बेचते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करते कंटेनर। तो वो सब्जी हमारे यहाँ एक आईक्यूएफ प्लांट है, यहीं से आगे कोंडाली के पास वर्धा ज़िले में हमारा है। तो वो 1 साल सब्जी वैसी रहती है आईक्यूएफ में रखी हुई। अब उसकी कैपेसिटी हम 100 कंटेनर करेंगे तो हमारी यहाँ के और सब्जी आ जाएगी बाहर। तो हमें कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट और कॉस्ट को कम करना, और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज़, इसके द्वारा हमको हमारे विकास की विज़न तय करनी पड़ेगी। आप ज़रूर ये सब करके ऑलरेडी कर रहे हैं। सरकारी योजना का जितना फ़ायदा लेना है उतना लीजिए। जहाँ मार्गदर्शन करने वाले हैं ये सब गुगे जी वगैरह काफ़ी काम कर रहे हैं अनेक सालों से। इसमें से सर्टिफिकेशन वाले भी यहाँ हैं। और बेईमानी मत करिए, ये करने में मूवमेंट बदनाम हो जाएगी। ये जो करना है वो ऑनेस्टिक से करिए। पर ऑर्गेनिक और जैविक खेती में जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में जो प्रोडक्टिविटी है, वही प्रोडक्टिविटी हमको कैसे मिले। ये अभी कल मेरे पास एक राका करके आए थे, नागपुर के हैं, और वो बड़ौदा में उनकी फैक्ट्री है, और वो अमेरिका में और कनाडा में 40-60% रोड के लिए वो टेक्नोलॉजी देते हैं, बिटुमिन बनाते हैं। तो उन्होंने एक नया किया है कि वो हमारे फर्टिलाइजर और कंपोस्ट खाद को वो ऐसे कल्चर को ऐड करते कि उसकी क्षमता 6 गुना 8 गुना बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रयोग है, उसको टेस्टिंग करो। अभी मैं एक लॉन्च करने वाला हूँ प्रोजेक्ट, ये परली है, परली से बायो सीएनजी निकालता हूँ। अब अभी परली से नया एक मशीन लाया है हमारे तनस, परली ने तनस बोलते हैं, उसमें बायो बिटुमिन तैयार होता है 70% और 30% ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन तैयार होता है। और वो मेरे घर पे है। परसों मैंने वो ऑर्गेनिक कार्बन टेस्टिंग के लिए हमारे शुगर फैक्ट्री में कहा कि ट्रायल करो। और कल मैंने वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के लोग मेरे पास आए थे, शिवाजीराव देशमुख पूना से, उनको भी दिया है। तो हमारे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर ज़िले में है पड़ा हुआ। और यूपी बिहार और हरियाणा, पंजाब में तो जला रही, दिल्ली प्रदूषित हो रही। तो अभी ये बिटुमिन को मैं लेने वाला हूँ, और गांव-गांव में ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट शुरू हो जाएंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो 25 लाख टन हम बिटुमिन इंपोर्ट करते, वो किसान तैयार करेंगे, मैं खरीद सकता हूँ, हमारे डिपेंड बहुत लगता है। तो धीरे धीरे हमें ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जिसमें हमको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा। तो ये रिसर्च करने वालों का भी जिम्मेदारी है, वो भी आपको बता रहे हैं, आप भी लोग कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलने लायक तो बहुत कुछ है। कल से हमारा एग्रो विजन भी है, तो आप ज़रूर आइए, उसमें आपका भी मार्गदर्शन करिए। और हम सबको बुलाते हैं, वर्कशॉप भी लेते हैं दूध के ऊपर, गन्ने के ऊपर। कल मैं मेरे खेत पर था, मुझे बहुत खुशी हुई कि दुनिया को ज्ञान बांटता था। मेरे यहाँ मेरी पत्नी देखती है खेती, तो कल मेरे यहाँ 1 एकड़ में 77 टन गन्ना हुआ। तो पहली बार हुआ। पर मैं, हमारे कारखाने में भी 25-30 लोग ऐसे जो 100 टन के ऊपर गए। मैं अपना 55 पे 60 पे ही काम कर रहा था, आज मेरे खेती में हुआ। तो मैं उनसे सीखने की कोशिश करो। तो मैं कल मेरे यहाँ का जो खेती देखता है उसको भी बोला यहाँ आने के लिए कि भाई तुम सीखो, क्या करने से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कम खर्चा कर सकते हैं। तो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने का ही आज का कार्यक्रम है। और सबको समझ लो, सबके प्रयोग करो, जो सबसे अच्छा सक्सेसफुल होगा उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करते जाओ। इसी से ही अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, धन्यवाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं केवल आपको मिलने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ज्ञान, आपके विज़न
आपकी सलाह को ये क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र नागपुर प्रणाम करता है। सर, एक अच्छी बात बताना चाहूँगा सर आपको कि हमारे वेब पोर्टल पर जो पीजीएस इंडिया वेब पोर्टल है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उसमें भक्ति ऑर्गेनिक फार्म्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर। ये सामने वेब पोर्टल पर भक्ति ऑर्गेनिक फार्म, इसमें नीम फाउंडेशन डॉक्टर लक्ष्मीकांत रीजनल काउंसिल हैं। नीम का बताइए हमको। सर, एक निवेदन और करना चाहूँगा। हम सुबह से जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं आपके लिए अपनी